प्लानिंग में है और हो जाएगा खत्म, कुछ ज्यादा बचता नहीं है ना, कुछ ज्यादा बचता नहीं है क्योंकि वेक्टर आज खत्म हो जाएगा हमारा। 3D में सिर्फ लाइन कराना है, 3D बहुत जल्दी खत्म होगा और एलपीपी तो सिर्फ एक क्लास का है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ए अपॉन बी, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मगर हम फिलहाल अभी इस पर ज्यादा जाएंगे नहीं है ना, हम फिलहाल वेक्टर पे फोकस करते हैं। वेक्टर हमारा, और हल्का सा मैं रिवीजन कर देता हूँ वेक्टर का आपको। तो वेक्टर मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ए क्रॉस बी, तो क्या फॉर्मूला था इसका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, और संग में मैंने एन कैप पर लगा दिया था। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकली इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन को, है ना। अब मुझे नहीं पता ये भी कहाँ है, डायरेक्शन की कहाँ होगी, मगर मेरे को इस केस में डायरेक्शन की पता है। आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा, के। आई क्रॉस जे क्या था, के डायरेक्शन में आएगा, है ना। हमने कहा था, ध्यान आया नहीं आया कुछ, हमने बताया आसान तरीका बताया था, ये आई है और तो ये वो क्या सर्कल बना के आई है, जे के लिखना। हाँ के। और मैंने लॉजिक भी बताया था कि आई क्रॉस जे मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो थंब मेरा क्या है, ऊपर की तरफ है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के बराबर, है ना। जबकि यहाँ पर जे क्रॉस के क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा, सर जे आई क्रॉस के, कैप हो जाएगा। हाँ ना, आई कैप हो जाएगा। और अगर मैं इसको के क्रॉस जे कर दूं तो सर माइनस आई कैप। तो माइनस आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का निशान लग जाता है ना। वेक्टर हमारा लगभग आज ही खत्म है काफी हद तक, और 3D में केवल लाइन करनी है, बहुत जल्दी खत्म होगी लाइन। तो एलपीपी जैसे मैंने कहा एक क्लास का है, तो मोस्टली क्या मतलब पूरी टारगेट है मेरा कि इसी महीने में सब कुछ खत्म किया जाए। निकालेंगे ना फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं ना। कौन से क्वेश्चन से करना था मैं विशेष? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आप जी। कौन सी वर्कशीट करा रहे हैं? ये हमारी वर्कशीट चल रही है 10.4। अच्छा बताओ पेपर कैसा करके आए, पेपर कैसा है आपका? सर टफ आया था। अच्छा, ये टफ है जो बना रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं स्कूल वाले ना। तो चैप्टर कौन कौन से थे आपके? सर डिफरेंशियल था और एओआई था। अच्छा लेकिन सर उसमें से एग्जाम्पलर से भी आउट हो रखे थे क्वेश्चन। मतलब अच्छा एग्जाम्पलर भी सारी कर ली थी पर उसमें से कोई आया नहीं। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही तो ओवर कर रहे हैं तो। और ना पेपर आप देखेंगे, पेपर मुश्किल नहीं आते, सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर हैं वो ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। मैंने कौन से करना था मैं, अच्छा वेक्टर वाला स्टडी कराया था क्या? 10.4 नहीं, थर्ड एक्सरसाइज तो हो गई ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी मिल गया आपको, ठीक ठीक ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत जल्दी हम इस कोर्स को एक बार बहुत जल्दी से फाइनल कर देते हैं ना, जो लगभग खत्म होने की तरफ ही है। ज्यादा कोर्स कंटेंट्स के हिसाब से बचता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करना, अच्छा दिमाग लगा है इस क्वेश्चन में। पेज नंबर है 454, एक्सरसाइज हमारी है 10.4, क्वेश्चन नंबर 3। तो लॉजिक समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये कह रहे हैं इफ ए यूनिट वेक्टर ए, जो ए वेक्टर है वो क्या हमारे पास है, यूनिट वेक्टर है, गिवन है। मैं बताते हो छवि, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? हाँ मतलब एक तरीके से सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक कैप लगा दो एक ही बात है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, नहीं एक कैप बन गया, तो बिल्कुल सही है। मेक्स एन एंगल ऑफ π/3, ये जो ए वेक्टर है वो क्या बना रहा है, π/3। π/3 कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री विद आई के संग, है ना। फिर बना रहा है π/4 यानी कितना हो गया 45 डिग्री विद जे के साथ, आई जे के पर हमेशा कैप लगा ही रहता है ना, तो अंडरस्टूड होता है। और थीटा क्या है, कोई एक्यूट एंगल है विद के कैप, के संग एंगल बना रहा है थीटा। अब कंडीशन क्या है इसमें, मतलब हमें थीटा निकालना है, और हैंस कंपोनेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के जो वेक्टर हैं उसे कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, फिर आप दिमाग लगाएंगे, है ना, थोड़ा सोचेंगे कैसे करेंगे। ले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने किसी ए वेक्टर को क्या मान लिया, एक तरीके से a1i प्लस a2j प्लस क्या मान लिया इसको मैंने, a3k मान लिया, है ना। हाँ इसमें कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्या निकलवा रहा है एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का मतलब, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का मतलब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, a1 a2 a3। आई के संग कंपोनेंट क्या है, a1 है, तो यानी कि हाँ एक तरीके से इसके कोफिशिएंट भी निकलवा रहा है। तो मैं आंसर को और थोड़ा फाइनल टच दे रहा हूँ, a1 भी निकलवा रहा है
A2 भी निकलवा रहा है और A3 भी निकलवा रहा है और थीटा एंगल भी निकलवा रहा है ना। हम सब पूछ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट की बढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बढ़ चुके हैं, सारे हमारे लॉजिक जो भी हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि A डॉट आई, हाँ जी A डॉट बी, A डॉट बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ जी, छवि याद है A डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? A डॉट बी पढ़ चुके आपके सामने, A डॉट बी तो A डॉट बी भी नहीं पढ़ा। A डॉट बी क्या होता है? हाँ, मॉड ए cos थीटा इंटू मॉड बी और यहाँ से कॉस थीटा, है ना। और आप कुछ गिरा है। A डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखना है, थोड़ा रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत है मेरे को बताना, कल ही आया ना। हाँ जी, मॉड ए क्या होगा बताओ जरा? तो 1 हुआ ना। 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा है ना। कितना हो गया? 1। मॉड आई क्या होगा? 1। आईजे के यूनिट वेक्टर होते हैं, आईजे के ऊपर हमेशा क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है। ये तो गिवन है, इसकी वजह से अपन लगाया। अरे आईजे के तो यूनिट वेक्टर होते ही होते हैं, उसका यूनिट हमेशा क्या होता है? 1। हाँ जी, इनटू cos थीटा। अरे थीटा कितना हो गया? 0π/3, क्योंकि जो वेक्टर ए है वो आई के संग एंगल कितना बना रहा है? π/3। अरे π/3 का मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। पहले इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं जरा अभी भाई। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अरे आई के संग एंगल है π/3, तो मैंने ए डॉट आई ले लिया, तो मॉड ए इंटू मॉड आई और बीच में एंगल वाला काम कर गया cos 60। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा पहले एक चीज कंप्लीट कर दो, सब चीज में यहाँ लिख रखी क्या क्या निकलवा रहा है। अब ये बात अरे इससे क्या निकलने वाला है, जरा ये सोचना। अरे जो ए वेक्टर है वो है तो अल्टीमेटली ये ना, ए वेक्टर क्या है हमारे पास? A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट आई। जरा सोच के बताना आंसर, ये कितना हो गया? 1 × 1 1 हो गया, cos 60 ठीक 1/2। अब जरा दिमाग से थोड़ा सोचोगे आप, तो आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई पूछ रहा हूँ। अरे 1 होता है आई डॉट, हाँ आई डॉट आई क्या होता है? 1। आई डॉट जे या जे डॉट आई क्या होता है? 0। 0 और के डॉट आई या आई डॉट के क्या होता है? 0। और डॉट 0 प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है। अरे आप अगर गौर से देखेंगे तो आंसर क्या निकल के आया इससे? A1। तो ये दोनों तो क्या हो गए? 0 हो गए, क्योंकि डिफरेंट के संग डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 बना देता है। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अभी समझ आ रहा है नहीं यार आपके? आपके थोड़ा समझाता हूँ कि आई डॉट आई का आंसर क्या होता है? 1। ऐसे ही जे डॉट जे का आंसर क्या होता है? 1। और ऐसे ही हमारा के डॉट के का आंसर भी क्या होता है? 1। ये डॉट प्रोडक्ट के रूल्स होते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूले की तरफ हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो देखो एक आंसर आ गया, जिसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/2। सिर्फ एक आंसर निकला है। अब आपकी बात बिल्कुल सही थी। अरे जे के संग एंगल क्या दे रखा है? π/4। सेम रूल मैं किसके संग लगा दूंगा? जे के संग, है ना। यानी क्या लिखने वाला हूं यहाँ पर मैं? ए वेक्टर, वैसे कैप है खैर, ए वेक्टर डॉट कितना लगा दिया मैंने यहाँ पर? जे, है ना, इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? मॉड ए मॉड जे और cos थीटा। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास इस बार? 45, है ना। cos यहाँ से कितना हो गया? 45। भाई वैसे दोनों सकते हो, अगर मैं इसको ज्यादा डीप में ना लिखूं तो ए डॉट जे का आंसर क्या आने वाला है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ यार आप और स्नेहा बात समझा कि ए डॉट जे का आंसर 2 क्या होने वाला है? A2। क्योंकि अगर मैं ए की जगह क्या लिखूंगा फाइनली, अगर है ना फाइनली लिखूंगा इसको A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट जे, मॉड का आंसर यस है, क्योंकि बाकी 1, 0 हो मॉड जे जाएगा। का आंसर 1 और cos 45 कितना हो गया? 1/2। और जे का सब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम के संग 1 बन जाता है, डिफरेंट के संग 0 बन जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? सीधे सीधे A2, वो कितना आ गया? 1/√2। और दूसरा आंसर भी कितना आ गया यहाँ पर? 1/√2। आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन तो अब फंसेगा एक तरीके से, अब दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि क्या है दिक्कत कि तीसरे के संग एंगल नहीं पता, थीटा एंगल दे रखा है और थीटा भी हमें निकालना है। ये बात बिल्कुल सही कही क्योंकि एक्यूट है। हाँ, ये बात तो सही, बिल्कुल सही है, मगर आंसर नहीं निकल के आएगा क्योंकि हमें थीटा नहीं पता और थीटा भी हमें निकालना है। तो लॉजिक तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्यूट है तो 90 से छोटा ही होगा। और अब कैसे करेंगे? फंस गए ना एक तरीके से। चलो मैं थोड़ा देखेंगे, दिमाग लगाओ क्या करेंगे यहाँ पे? cos थीटा, ठीक है। ए डॉट के, हाँ जी, ए डॉट के का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तरीके से? अरे ए डॉट के सीधे ये चीज आएगा भाई, आई डॉट जे
है ना, मतलब k डॉट k बनाएगा, बाकी सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 और हाँ 1, और यहाँ से कितना हो गया 1 इंटू कितना हो गया cos थीटा, है ना, यहाँ से क्या हो गया cos थीटा, तो जो A3 है वो कितना आ गया cos थीटा। पहले हाँ उसका सब ब्रेक लेंगे, पॉज लेंगे क्वेश्चन को कि पहले A3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर cos थीटा, मगर जब तक हमें थीटा नहीं पता तो A3 की वैल्यू भी नहीं निकल सकती। पहले तो यहाँ तक पॉज ले रहे हैं क्योंकि फिर दूसरे वे में चलेगा क्वेश्चन, मतलब सोचेंगे कैसे करना है। पहले यहाँ तक तो बड़ा सिंपल तरीके से चल गया, अरे A डॉट आई, A डॉट जे, A डॉट के, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 आ गया, और A3 आ गया cos थीटा के फॉर्मेट में, यानी कि आंसर फाइनल नहीं है। थीटा नहीं पता इसलिए A3 भी नहीं पता, अरे थीटा पता चल गया तो थीटा की वैल्यू यहाँ लग जाएगी, A3 भी निकल आएगा। पहली बात समझ आ रही है यहाँ तक नहीं? आई बेसिस क्लियर है बात मेरी? सभी समझ आ रहा है आपको? थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें ना जरा सा भी गैप करो दिक्कत आती है। पहले एक बार आर और यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ तक लॉजिक क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, है ना? अभी थीटा भी निकालूंगा और A3 की वैल्यू भी निकालूंगा। पहले बताओ यहाँ तक लॉजिक क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब जरा अपना सजेशन दो कि कैसे थीटा निकलेगा। अब ये सजेशन दो सर A1 A2 की वैल्यू पुट करते हैं। हाँ सर लेकिन वो A वेक्टर है ना, अगर वो हाँ। बॉडी होता तो 1 हाँ बात सही कह रहे हो आप, लॉजिकली सही जा रहे हो, है ना? लॉजिकली सही जा रहे हो, मैं यही करने वाला हूँ। पहले हटा दो उसको थोड़ा सा यहाँ से, है ना? लॉजिकली आपने सही ऑब्जर्व किया। अरे जो मॉड ए है ना, उसकी वैल्यू कितनी है 1। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अरे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस, अरे ऐसे तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, प्लस A3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि लॉजिकली आपने सही जवाब दिया। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1। हाँ ये बोलो, चलो कोई बात नहीं। पहले बताओ जो जहां मैंने पॉज लिया था वहां समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि जहां तक पॉज लिया था वहां समझ में आ गया नहीं आ गया? एक पार्ट समझ में आ गया ना। अब ये इन्होंने कहा कि भाई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। किसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ 2 होता है या 3 होता है या 4 होता, आप मैग्नीट्यूड कैसे करते? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे तो करते। तो अंडर रूट के अंदर इसका इज इक्वल टू क्या कर दिया 1। अरे क्यों 1 कर दिया? क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है और मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अंडर रूट का निशान भी खत्म हो गया जिसकी वजह से। अब मैंने कुछ आंसर लिख रखे हैं ऑलरेडी क्योंकि जो निकाल चुका हूं, है ना? क्या निकल गया था? A1 कितना था 1/2, अरे स्क्वायर कितना हो गया 1/4। A2 कितना है 1/√2, स्क्वायर कितना हो गया 1/2, और A3 कितना है cos थीटा, यानी कि क्या हो गया cos थीटा का स्क्वायर, या मतलब cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का स्क्वायर एक ही बात होती है। फिर मैं पूरा ढंग से लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए जरा। और ये दूसरा जवाब भी आपने खुद ही दे दिया, एक्यूट एंगल है ना? समझना कैसे? इसका भी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अरे cos थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 4, यानी कितना करेंगे 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि अल्टीमेटली कितना हो गया 1/4। मगर अब दिक्कत वो आ गई कि स्क्वायर है ना? तो जब स्क्वायर है, अरे cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस, 1/2। हाँ 1/2। अरे ये 1/4 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर है, और जब स्क्वायर होते हैं तो प्लस माइनस दोनों ऑप्शन चलते हैं, और माइनस ऑप्शन हटा दूंगा मैं यहाँ से। क्यों हटा दूंगा माइनस ऑप्शन? हाँ मैग्नीट्यूड नहीं है तो cos थीटा है, ये तो cos थीटा है। अब लॉजिक समझ नहीं रहा? अरे हाँ एक्यूट है तो किस पर आ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तब वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये जवाब इसमें सुबह हुआ है फिर। हाँ 60 डिग्री, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ 1/2 माइनस 1/2 स्किप हो गई, क्योंकि थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, और एक्यूट होने पे हमेशा आंसर क्या आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तीसरा आंसर निकल आया, A3 का आंसर क्या निकल के आ गया 1/2, और ये चौथा आंसर भी आ गया। सही कह रहे हो? आंसर कितना आ गया 60 डिग्री, है ना? क्योंकि 1/2 में cos का होता है cos 60, sin में 30 होता है, cos में 60 होता है, और एक्यूट एंगल ही लिखा था। अब आप इसे π/3 लिख दो या 60 लिख दो, वो आपकी मर्जी है, आंसर दोनों ठीक है। हाँ जी आंसर सारे आ चुके हैं सभी। आपको दिक्कत थोड़ी हो सकती है, आप किसी में डिस्कस करेंगे। कृतिका आपको क्लियर है, और विशेष स्नेहा और आरव क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, है ना? मैं आपको यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, है ना?
चलिए खैर, तो ये क्लियर है सभी। अगर आप समझ नहीं आ रहा इसमें लॉजिकली कैसे काम कर रहा है ना, कि मैंने चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में आप पूरा आए नहीं थे। नहीं, ये सब मर्ज करके चलेगा आप, है ना। ये स्टार्टिंग में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही था, अब मर्ज करके चल रहा है लॉजिक, है ना। तो मैं, अगर आप क्लियर है तो मैं, नहीं वो अब क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हम कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करें। अब ऐसा कुछ नहीं है, तब आप सब सीख चुके हो, है ना, कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करेंगे यार। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है। शो दैट, है ना, शो दैट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, a माइनस बी, फिर है हमारे पास क्रॉस ब्रैकेट में कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर है a क्रॉस b। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ भी नहीं करना। हाँ ये रहा, सोच के बताएंगे रहा क्या, पहले हटा दो नीचे से, नहीं चलो लिख लो एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता, हटा दो जरा, है ना। cos 60, तो ये फाइनल 4 आंसर बनेंगे हमारे पास, है ना। a1 कितना हो गया 1/2, a2 हम पहले निकाल चुके थे, cos हमारे पास 60 यानी कि 1/2, और इससे एंगल कितना हो गया 60 डिग्री यानी कि 5/3। करके बताओ यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है। नहीं, दोनों क्या जीरो है क्या? देखिए अच्छा, LHS है ना, इसमें वेक्टर में वो तो सप्लीमेंट्री जो पीछे है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पीछे सप्लीमेंट्री है ना, उसमें ऐड किया गया, वो क्वेश्चन हटेगा, बाकी सब कुछ है हमारे पास इसमें, है ना। हाँ जी, करें यार इसकी LHS से, यार जरा सोचना है यार, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, तो ए का बीच में निशान किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए। बात क्लियर है मेरी, यहाँ से देखना यार, ए का क्या हो, ए के संग क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसके संग, हाँ सही कह रहे हो, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके संग होगा, बी के संग, ठीक है। अब मैंने ए पे से उंगली हटा दी, वो पैकेट खत्म हो गया, है ना। हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस का यहाँ से बी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए यानी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी Zero. और साइन थीटा, है ना। मगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये क्रॉस क्या आ गया 0, ये भी क्या बन गया हमारे पास 0, है ना। अच्छा, अब मैंने कहा जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आई क्रॉस जे का आंसर क्या था, के, और जे क्रॉस आई का माइनस के, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, साइन का फर्क पड़ जाता है ना। तो ये तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है माइनस, और बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, माइनस का ए क्रॉस बी, जानते ना, क्योंकि बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ए क्रॉस बी, है ना, माइनस का निशान आ जाता है, और ये माइनस और माइनस क्या हो गए मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कितना हो गया ए क्रॉस बी प्लस, और यहाँ से क्या बन गया ये ए क्रॉस बी, यानी सीधा आंसर लिख दूं ना, यानी क्या आ गया आंसर ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि RHS हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है ना, 2 मिनट का आंसर था। छवि समझ आ रहा है ये, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, तब समझ जाओगे आराम से। हैं हाँ, दोनों मिला के आने वाले हैं ना, तो इसमें से कम वेटेज आती है 3, तो ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन क्या, चलिए आप समझ रहे, लॉजिक तो आपके लिए बता रहा हूँ, इनको बता चुके हैं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ना। अब ए क्रॉस ए यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा 0, बात क्लियर नहीं, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 0, इसलिए आंसर इसका 0 बन जाता है। बी क्रॉस बी, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अरे वो भी इधर है दूसरा भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहा होगा 0 डिग्री, तो इसलिए बी क्रॉस बी का आंसर भी क्या हो गया एक तरीके से 0, है ना। और ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, नहीं उल्टा हो जाता है ना, उल्टा क्या होता है एक तरीके से इसमें लॉजिकली अगर हम बात करें, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है के, जबकि जे क्रॉस आई का आंसर क्या होता है माइनस के, है ना, तो इसलिए साइन का फर्क पड़ जाता है, तो बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का ए क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ समझ आया लॉजिक नहीं,
है ना, उल्टा करने पे साइन का फर्क पड़ जाता है, बस और कोई फर्क नहीं। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट करिए रहा, है ना, और मैं फिर बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। वेक्टर लाइन भी बहुत इजी है ना, लाइन प्लेन के लॉजिक जब मर्ज होके आते थे या प्लेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, अब प्लेन हटा दिया तो प्लेन हटने की वजह से 3D चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो गया, 3D में बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड, है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक बार नोट कर लेना आप। फाइंड लैम्डा, और इसको क्या कहते हैं, म्यू, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, लैम्डा की और म्यू की। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, और संग में कह रहे हैं यहाँ पर वो है 2i प्लस 6j प्लस 27k, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर है i प्लस लैम्डा j प्लस का कितना है म्यू के इज इक्वल टू 0 एक बार क्वेश्चन लिख दिया है, पहले मैं हटा देता हूँ नीचे का, फिर आपके संग डिस्कस भी करेंगे, है ना। हटा दो नीचे से पहले ये, हाँ जी, क्या निकलवा रहा है हमसे, लैम्डा, और ये सिंबल क्या रहता है, म्यू कहलाता है। हमारे लिए तो एक सिंबल है, हमारे लिए तो कांस्टेंट है ना। अब उसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी कहते हैं, इसलिए हमारे लिए लॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमारे लिए उससे कोई मीनिंग नहीं है, हमारे लिए तो वो सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है ना। हाँ जी, अब जरा ये सजेशन दो कि मैं इसके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा कैसे, इज इक्वल टू क्या है 0, यानी कि 0 वेक्टर बनता है एक तरीके से, है ना। कैसे करेंगे इसे हम, ये बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हम तरीका बता चुके हैं, हमने कहा था कि वैसे करेंगे तो, नहीं वो तो देखो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का था ना, एक डिटरमिनेंट वाला तरीका बताया था। सही, इसमें वो यूज कर यहाँ सकते पे हैं। आई, यहाँ पे जे, और यहाँ से कितना हो गया के कैप, और इज इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये 0i अरे प्लस 0j प्लस 0k, तो मतलब ओरिजिन में कहीं चला ही नहीं है ना, वो x एक्सिस पे चला है ना y एक्सिस पे चला है ना z एक्सिस पे चला है, और मैंने सर 0 जीरो वेक्टर मैट्रिक्स बननी चाहिए। है ना ऐसे लिखिए तो बात तो एक ही है। क्वेश्चन तो हो गया लॉजिक वाइज खत्म। क्या करने वाला हूँ बताओ यार, यहाँ पर क्या आएगा सर 2 6 2 6 27 और 27, यहाँ क्या आएगा 1 1 लैम्डा और म्यू। क्वेश्चन तो लॉजिक वाइज खत्म है। हाँ ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना सभी को आता होगा। आई क्या करते हैं, आई के लिए पहली रो पहला कॉलम को हाइड कर लेंगे, यहाँ से कितना हो 6 जाएगा न्यू 6 माइनस 27 लैम्डा 7 लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का जे 2 न्यू माइनस 27 लैम्डा लेफ्ट माइनस राइट माइनस जे, है ना, फिर ये वाली 2 रो ये वाला न्यू कॉलम माइनस हाइड, 27 ये कितना हो गया 2 म्यू माइनस 27 प्लस का क्या हो गया के कैप, है ना, यहाँ से कितना हो गया 2 2 लैम्डा लैम्डा माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0i प्लस 0j और प्लस का 0 तो सर के। हम तीनों को अलग अलग जीरो से बिल्कुल इक्वेट सही, कर कंपेयर सकते जब भी करते हैं तो आई का कोफिशिएंट आई से कंपेयर होगा, जे का कोफिशिएंट जे से कंपेयर होगा, और के का कोफिशिएंट के से कंपेयर। अब देखो मैं इसको कंपेयर क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, जब मेरे पास लैम्डा म्यू सीधे निकल रहे हैं, यानी कि जब मैं जे का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू क्या हो गया 0, अरे माइनस किस में उठ के चला गया 0 में चला गया, तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। क्लियर है। और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इससे निकल आएगी, तो यानी इसकी स्टेटमेंट की मेरे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। के का कोफिशिएंट के से कंपेयर करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 3, अल्टीमेटली ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसके हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है ना। अब हाँ आंसर चेक करने का हो सकता है ये, अगर सब कुछ सही है तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा की आंसर भी क्या आना चाहिए 0। आंसर चेक कर सकते हो यहाँ से, अरे म्यू कितना है हमारे पास 27/2 माइनस 27 लैम्डा कितना है 3, और यहाँ से कितना हो गया 3, ये भी 27 into 3 है, ये भी 27 into 3 है, तो सीधी सी बात है आंसर 0 आएगा ही आएगा, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए खैर ये क्वेश्चन तो है ना बड़ा इजी था, छवि ये समझ आया नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 2 मार्क्स वाला। हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत हो, सभी समझ आ रहा है ये नहीं?
है ना, ये तो जानते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका डिटरमिनेंट से निकालते हैं ना। तो पहले क्या लिखते हैं आई जे के, फिर ये कोफिशिएंट, फिर ये कोफिशिएंट और आई लेंगे दिस माइनस से साइन चेंज करते हैं, ये वाला कॉलम ये वाली रो हाइड कर लेंगे, लेफ्ट माइनस राइट, आई से आई का कंपेयर, जे से जे का कंपेयर और के से के का कंपेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड में है, इसमें कुछ खास करना नहीं होता, लॉजिकली सोचना होता। अच्छा ठीक ठीक बताइएगा तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल आईजे के लिखने हैं ना और कोफिशिएंट लिखने हैं, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए सोचने वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं लिख रहा हूं गिवन दैट यहां पर है a डॉट b इज इक्वल टू 0। दूसरा हमसे दे रहे हैं यहां पर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। व्हाट कैन यू conclude about the vector a and b, यानी कि हम a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, a और b वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। पहले लिख लो जरा, फिर क्योंकि बस चलो ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है खास, है ना। ये कहने हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या है 0 है, a क्रॉस b भी क्या है 0 है। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर a एंड b। तो मैं हटा रहा हूँ पहले जरा, किसी को जो भी दिमाग में आ रहा है जरा सजेशन दे रहा, या मैं एक करके डिस्कस करता हूँ तब आप सजेशन दें, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये कहने हैं कि a डॉट b किसके बराबर है 0 के। इसके 0 होने के 3 रीजन हो सकते हैं, पहला सब रीजन, परपेंडिकुलर हो दूसरा सकते रीजन हैं। और तीसरा रीजन। या तो क्या रहा होगा a वेक्टर 0 है तो आंसर 0 बन जाएगा, या b वेक्टर 0 रहा होगा तो भी 0 हो जाएगा, और थीटा कितना रहा होगा 90, तो cos 90 तो 0 बनेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो cos आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट में cos आता है। इसके 3 रीजन हो गए, है ना। हाँ बात आ रही है दूसरे की, दूसरे में क्या कह रहे हैं हमसे कि जो a क्रॉस b है वो 0 के बराबर है। इसके 0 होने के 3 रीजन हो सकते हैं, या तो a रहा हो 0 के बराबर, या b रहा हो 0 के बराबर, और c थीटा क्या रहा हो 0 डिग्री, है ना। थीटा क्या रहा हो 0, अरे साइन 0 की वैल्यू तो 0 बनेगी, और 0 का मतलब क्या होगा पैरेलल या फिर कोलिनियर या ओवरलैप, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन थीटा उनके बीच में क्या होगा हमेशा 0 डिग्री ही रहा होगा। अब आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो, और मैं कह रहा हूँ नहीं वो आपस में पैरेलल भी हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। अरे परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकते, और पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, और मैं यहाँ डिसाइड कर दिया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यहाँ कहता हूँ मैं दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हो गए कॉन्ट्रडिक्शन आ गया एक तरीके से, है ना, यानी कि ये दोनों चीज साथ साथ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन यह है देयरफॉर या तो ए वेक्टर 0 रहा होगा या फिर बी वेक्टर 0 रहा होगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई रही होगी, यानी कि इनमें से कोई भी अगर एक वेक्टर 0 रहा होगा तो आंसर 0 बन जाएगा इसका, a डॉट बी भी 0 बन जाएगा, a क्रॉस बी भी 0 बन जाएगा। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। हमें आया बात मेरी नहीं, है ना। तो ये कोई परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकते, और पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। अच्छा ये तो दोनों 0 हो, अरे दोनों 0 हो तो फिर बचा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, इसलिए और लगा दिया कि कोई भी एक 0 होगा तो आंसर 0 बन जाएगा, दोनों का ही, डॉट प्रोडक्ट का भी और क्रॉस प्रोडक्ट का भी। क्लियर है मेरी बात ये? हाँ यार आप क्लियर है, आपको कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं सर, समझ आ गया था। चलिए ये क्लियर है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लॉजिक वाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 7 में लॉजिक कुछ भी ना के बराबर है, लॉजिक कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहे हैं ए बी सी 3 वेक्टर हमें दे रखे हैं। ए वेक्टर है हमारे पास वो है a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर हमसे कह रहे हैं बी वेक्टर, वो कितना है b1i प्लस b2j प्लस का b3k। जो सी वेक्टर है वो है c1i प्लस c2j और प्लस का c3k। भाई मैं नहीं कह रहा माननी है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, दे रखा है एबीसी 3 वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं।
हमें जो प्रूव करना है यानी कि शो करना है, शो दैट, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा लेंदी है बस, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस यहाँ पर है ए क्रॉस सी वेक्टर, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने की फॉर्मेलिटी है, इस क्वेश्चन में लॉजिक वाइज कुछ है ही नहीं खास, है ना। चलिए मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ और क्या लेके चला हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव करने के सारे तरीके सही होते हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आसान तरीका अपना रहा हूँ कि LHS को अलग निकालूंगा और RHS को अलग निकालूंगा और दोनों को दिखा दूंगा इक्वल के बराबर है ना। चलिए देखिए, एक हाँ क्या निकालना है इन दोनों के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट के तरीके से। हम सीधे सीधे यही कर दूंगा, I J और क्या लिखूंगा K। एक वेक्टर के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, A1 A2 और A3। B प्लस C के लिए क्या लिखूंगा, B1 प्लस C1 और कोफिशिएंट आते हैं, है ना, प्लस क्या क्या आ जाएगा, B2 प्लस C2 फिर B3 प्लस C3। ये LHS का लॉजिक मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। RHS का लॉजिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो पहले निकालूंगा A क्रॉस B प्लस फिर क्या निकालूंगा यहाँ पर A क्रॉस C, यानी कि यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं IJK। A का मतलब कितना हो गया, A1 A2 A3 और यहाँ से B1 B2 B3, यहाँ भी क्या आएगा एक तरीके से IJK। A क्रॉस C का मतलब कितना हो गया, A1 A2 A3 और C1 C2 और C3। और क्वेश्चन हो गया बस, है ना, फॉर्मेलिटी है बस, दोनों चीज सेम दिखाई पड़ जाएंगी। मैं एक बार क्लिक कर ही देता हूँ, कोई बाद में दिक्कत आए उससे बेटर है। तो ए के संग क्या होगा, आई के संग क्या होगा, A2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, B3 प्लस C3 माइनस A3 B2 प्लस C2 और ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना, आई के संग आ गया। जे के संग क्या करेंगे, माइनस का जी आ जाएगा, माइनस का जे करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, यानी क्या आ जाएगा A1 B3 प्लस C3 माइनस C3 और B1 प्लस C1 प्लस यहाँ से क्या करेंगे हम के के संग हम करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा A1 B2 प्लस C2। तो बहुत आसान है, तो फॉर्मेलिटी है बस, केवल केवल लिखने में टाइम लग रहा है मेरे को, मतलब जो भी है समझ में तो आ गया होगा। ये क्या है, हमारी LHS तैयार हो गई है ना। अब मैं काम कर रहा हूँ RHS पे, है ना। RHS पे मैंने थोड़ा आपके लिए जल्दी काम कर रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा टाइम ना लगे समझने में भी और करने में भी। हाँ जी बताएंगे, अरे छवि आई के संग क्या आएगा यहाँ पर, डिटरमिनेंट सोल्व कर लूँ, कोई नई बात नहीं है। हाँ A2 B3 बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस A3 B2, है ना। अब समझना, अरे आई के संग ऐड होगा ना, सीधे ऐड ही करते हैं एक बार में। आई के संग देखो यहाँ से क्या आएगा, प्लस A2 C3 माइनस A3 C2। अब जरा गौर से देखना है यार, देखो A2 के संग A2 कितना है, यहाँ से B3 प्लस C3, देखो एक ही मैच कर गई, माइनस का A3 और ब्रैकेट में क्या आएगा B2 प्लस C2। अरे ये देखो मैच कर गया पूरा अच्छे से, है ना। उसको फॉर्मेलिटी लिखने की बस, केवल आंसर आ चुका है, सीधे कर रहा हूँ मैं उसको, है ना, क्योंकि इसमें अब लिखने में इतना ज्यादा टाइम लगाने की मुझे लगता है इतनी जरूरत है नहीं, लिख तो आप लोग भी आराम से, है ना। जे के संग क्या आने वाला है, यहाँ से आप देखेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1, और जब जे माइनस के जंग माइनस, ये तो कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा एक तरीके से A1 C3 माइनस A3 C1। फिर वही वाली बात है, आप एडजस्ट करोगे तो सब कुछ आपको सेम दिखाई पड़ जाएगा। और मैं के लिख करके यहाँ क्वेश्चन को दी एंड कर रहा हूँ। के संग कितना हो जाएगा यहाँ पर, A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस, हाँ बोलेंगे यार, हाँ बिल्कुल सही, A2 C1। और देखेंगे सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो A1 के संग अपने आप क्या आ जाएगा, B2 प्लस C2 माइनस A2 करेंगे तो B1 प्लस C1, यानी कि साफ दिखाई देगा। छवि क्लियर है मेरी बात, दिखाई दे रहा ना आंसर सेम है दोनों साइड। चलिए ये तो क्वेश्चन 7 सिर्फ लिखने में टाइम लगा, बाकी करने बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 8 फिर आपके लिए सोचने वाला क्वेश्चन है ना। जब तक मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ से 7, है ना, लिखने आप जो भी लिख रहे हो लिख सकते हो बड़े आराम से, वैसे है बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ और सिर्फ सोचने वाला क्वेश्चन है ना, मैं लिख रहा हूँ, फिर आप आंसर देंगे इसका, जरा जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ये कह रहे हैं आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
देन हमसे कह रहे हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। पहले बताइए सही होता है नहीं होता? और A और B में से अगर कोई भी एक 0 हो गया तो आंसर A क्रॉस B का 0 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल 0 आएगा, है ना, क्योंकि 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स मतलब समझ रहे हो उल्टा। कन्वर्स का मतलब कह रहे हैं कि अगर A क्रॉस B 0 के बराबर है देन क्या A वेक्टर या B वेक्टर का 0 होना कंपलसरी है क्या? नहीं। सही कह रहे हो। आंसर क्या है इसका? फॉल्स। बिल्कुल सही। साइन थीटा मतलब एक तरीके से आप ये कहना चाहते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना। A 0 है ना B 0 है, साइन थीटा 0। अब साइन थीटा 0 कब होगा? 0। हाँ 0 पे। यानी कि लॉजिक क्या आ गया बनके कि इफ अरे थीटा क्या है 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है ना A 0 है ना B 0 है फिर भी A क्रॉस B का आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि ना तो A 0 है इसमें, यानी कि अगर हम कहें कि A वेक्टर 0 नहीं है, B वेक्टर भी 0 नहीं है, अरे फिर भी A क्रॉस B 0 हो सकता है। सही बात समझ आ रही है कि थीटा 0 होने पे A क्रॉस B 0 क्यों हो जाएगा? बताओ जरा क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो समझना इस चीज को जरा, क्योंकि आप फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा गैप हो जाता है, दिक्कत आती है। सारा बता सकते हो कि क्या रीजन है कि A क्रॉस B 0 हो गया थीटा 0 होते ही? इसके सर पीछे साइन 0 तो 0 होता है ना। हाँ A क्रॉस जी भी बराबर अल्टीमेटली क्या होता है मॉड ए मॉड बी, और यहाँ से क्या होता है साइन थीटा और यहाँ एन कैप। अरे थीटा 0 डिग्री आ गया तो अभी A क्रॉस बी का आंसर 0 होगा, भले ही ना मॉड ए 0 है ना मॉड बी 0 है तो भी आंसर इसका 0 ही बन जाएगा A क्रॉस बी का, है ना। मगर ये सिर्फ इतना ही नहीं करे, ये कह रहे हैं कि अपने आंसर को क्या करिए जस्टिफाई करिए विद एन एग्जाम्पल। यानी कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल जनरेट करना होगा जिसमें ना तो A 0 है ना ही B 0 है, जबकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल हमें जनरेट करना होगा। एग्जाम्पल मैं क्या बहुत इजी तरह से जनरेट कर सकते हो। कैसे? A इज इक्वल टू कितना है, चलो आपकी बात में लेते हैं I प्लस जे प्लस के। बिल्कुल सही कह रहे हो। B इक्वल टू क्या रहा? तो सही कह रहे हो एकदम, ये 2i प्लस 2j प्लस 2k। ना A 0 है ना B 0 है ना। जबकि अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन कहूं कि A क्रॉस B निकाल रहा हूं आपके लिए तो I J और यहाँ K 1 1 1 2 2 2। आप गौर से देखेंगे 2 माइनस 2 0 माइनस J 2 माइनस 2 0 K 2 माइनस 2 0। अरे इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि एक तरीके से जो A क्रॉस B का आंसर है वो क्या आ रहा है 0, क्योंकि ना A 0 है ना B 0 है। यानी मैंने अपनी बात को जस्टिफाई भी कर दिया विद एन एग्जाम्पल। क्लियर है मेरी बात? ये दूसरे वे से भी पता कैसे बताओ? कि 90 वो ले लेना 0। हाँ मतलब एक तरीके से एक ही लाइन में है ना। अब साइन की वैल्यू 0 कब हो सकती है? या तो 0 डिग्री पे हो सकती है, 180 पे भी हो सकती है। अरे मैं कहूँ कि दो लाइन एक ही लाइन में है, अब कोई कहे मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो भी 0 डिग्री है, तो या वो ऐसे करे कि एक इधर है ना, वो क्या कर कोई स्टूडेंट कह सकता है कि एक इधर है और एक इधर है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। बात वही है दोनों की डायरेक्शन। और ये कहते अगर ये कहते ना, अगर सपोज करो इसका दूसरा एग्जांपल कैसे जनरेट कर सकते हैं कि ए वेक्टर हमने क्या ले लिया i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर क्या ले लेते ये अरे माइनस आई, है ना, क्या लिख देते इसको माइनस आई माइनस जे माइनस के। यानी कि एक वेक्टर जब इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया इनके बीच में, तो भी ए क्रॉस बी का आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ करेंगे तो फिर भी आंसर 0 ही आएगा, जबकि ना A 0 है ना B 0 है। आंसर ये लिख दो, आंसर ये लिख दो, आपकी मर्जी है। बात दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो भी तो सिमेट्रिकली है। हाँ नहीं फिर नहीं आएगा 0। प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी चलता है कि ये दोनों का रेशियो क्या है सेम है, या हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। नहीं फिर नहीं आता, फिर नहीं आता आंसर, फिर 0 नहीं होता इसका आंसर।
क्योंकि फिर तो एंगल पता नहीं कौन सा एग्जिस्ट करता है उनके बीच में, और फिर तो ना 0 होगा ना 180 होगा। अरे 0 है तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसका मैग्नीट्यूड का फर्क हो सकता है, और इधर होगा तो माइनस का निशान लग जाएगा बस। क्लियर है मेरी बात? ये आरब क्लियर है ये बात मेरी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये हमारा केवल 3 क्वेश्चन और रहते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी बस खत्म होने की है। क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा डिस्कस किया जाए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में वर्टिसेस दे रखे हैं, ए वो दे रखा है 1 1 2, बी एक वर्टिसेस दे रखा है 2 3 और 5, सी एक वर्टिसेस दे रखा है 1 5 और 5। देखिए एरिया निकालने के आप तरीके तो बहुत पढ़ चुके हो अब तक, है ना, डिटरमिनेंट में भी पढ़ चुके हो, पहले भी बहुत पढ़ चुके हो, है ना। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th क्लास में और 9th क्लास में भी आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या कहते हैं उसे? हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। अंडर के अंदर क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? नहीं, साइड। हाँ जी, s क्या होता है? अरब आपको याद है कुछ? अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर के अंदर होता है वेयर s इज सर इक्वल पढ़ा टू, तो था सर, एग्जैक्ट याद। हैं बाई 3 नहीं बाई 2, सेमी पेरीमीटर कहते हैं या हाफ ऑफ द पेरीमीटर भी कहते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर, उसका आधा कर देते हैं तो हाफ पेरीमीटर यानी कि एस बन जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है अंडर 3/4 साइड का होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। बहुत तरीके से आप एरिया निकालते हो। और डिटरमिनेंट में एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और बताया गया है 1/2 डिटरमिनेंट, है ना। 1/2 x1 y1 1, यहाँ पर x2 y2 1 और यहाँ x3 y3 1। डिटरमिनेंट में भी हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेक्टर की, है ना। यहाँ बात कर रहे हैं हम वेक्टर की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ मॉड में ए क्रॉस बी वेयर ए कॉमा बी आर एडजेसेंट साइड्स। भाई इसमें तो एक प्लस पॉइंट है, कोई भी 2 साइड ले लो तो वो एडजेसेंट तो होंगी होंगी, है ना। यहाँ तो कोई भी 2 साइड ले लो तो एडजेसेंट तो वो होंगी ही होंगी। मैं जब इतना बता रहा हूँ तो साथ साथ पैरेललोग्राम का भी बता देता हूँ। एरिया ऑफ क्या होता है, या सिंबल किसका है? ये पैरेललोग्राम का। तो फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि हाफ नहीं आता उसमें, क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका डबल हो जाता है एक तरीके से। मगर यहाँ ऐसा नहीं कि 2 साइड कोई भी एडजेसेंट होंगी, अपोजिट भी हो सकती हैं। अपोजिट लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल होती हैं। अरे पैरेलल में रेशो सेम होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। एरिया आपको लगेगा एरिया 0 आ गया, जबकि वो गलत आंसर है, क्योंकि आपने एडजेसेंट साइड ली ही नहीं है। तो जहां ध्यान रखना ए और बी क्या होंगी? एडजेसेंट साइड। वहां एक कॉमन नंबर ले सकते हैं ना, है जैसे कि बी और सी में कॉमन नंबर है तो वो 5 है ना। नहीं, मैं अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, है ना। इसको ही बनाऊंगा अभी मैं। अभी लॉजिक ने फॉर्म बताया नहीं, मतलब ये लॉजिक पे नहीं गया, अभी सिर्फ फॉर्मूले पे गया हूँ। यानी कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर मैं? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ ए और बी क्या है? ध्यान रखना लेंगे उसका जरा। ए और बी वर्टिसेस नहीं कही मैंने, एडजेसेंट साइड। और यहाँ देखना ये एबीसी क्या है? ये वर्टिसेस हैं, है ना। इसलिए उसका मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा। आप जैसे बात कर रहे हो, आपके जवाब का मैंने इस बात किया, ये साइड नहीं है, ये क्या है? वर्टिसेस हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बेटर ये है यहाँ फिगर बनाता हूँ, देखो लॉजिक सोचना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ ए है फिर बताना है, ए बी सी 3 वर्टिसेस है ना। आप वेक्टर के फॉर्मेट में से क्या लिखूंगा मैं? आई, है ना, आई प्लस जे और प्लस का 2 की, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा। वेक्टर के फॉर्मेट में इसे जब लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2i प्लस 3j और प्लस का 5k। अरे वेक्टर के फॉर्मेट में इसे जब लिखूंगा तो i प्लस का कितना हो जाएगा? 5j और प्लस का क्या हो जाएगा? 5k। फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बोलो। हाँ देखो, अब एडजेसेंट साइड ले रहे हैं, अब कोई 2 एडजेसेंट डिसाइड कर लो, अब कौन सी लेना चाहते हो?
भाई एक वर्टेक्स मतलब कॉमन रखना है ना, तो कौन सा वर्टेक्स कॉमन रखना चाहते हो? बी। चलो बी इनको डिसाइड कर दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया हाफ मॉड में बी ए क्रॉस बी सी। अब ये फॉर्मूला बन गया क्योंकि जहां बी ए और बी सी क्या है हमारी एडजेसेंट साइड है, तो जनरल फॉर्मूला लिख पाया था है ना। और ये तो वर्टिसेस हैं, कोई साइड थोड़ी दे रखी हैं जो हमारे डायरेक्ट कर देंगे। बात थोड़ी समझ आ रही है मेरी? अब आपकी बात भी बिल्कुल सही है। अरे बी ए कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी, यानी कि टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और दूसरा क्या निकालेंगे? बी सी। अरे वो क्या निकालेंगे? सी माइनस बी। एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं, बाकी दूसरा इस तरह का कोई मिलेगा तो उसको हम छोड़ भी देंगे, है ना। इसको जरा जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताएंगे जरा जल्दी से। ए माइनस बी आई माइनस है। हाँ हाँ तो मैं आप करो तो छोड़ दो मुझे, है ना। तो बी ए, चल बी ए निकाल लेते हैं ना। बी ए का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी आई माइनस टू आई, कितना हो गया? माइनस आई। और जे माइनस सी जे, माइनस का टू जे, और टू माइनस फाइव यानी कि माइनस का थ्री के। सी माइनस बी यानी कि ये भी कितना हो गया? माइनस आई। फाइव माइनस थ्री यानी कि कितना हो गया? प्लस का टू जे, और प्लस का ये कितना हो गया? जीरो के। लगा देना आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट के तरीके से, है ना। डायरेक्ट मत कर देना, डायरेक्ट मुश्किल हो जाएगा। हाँ यार आप समझ में आ गए? छोड़ सकता हूँ उसे? यस सर। सभी क्लियर है? करोगे ना? कोई कंफ्यूजन बता सकते हो? भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, 2 मिनट और सही, अगर कंफ्यूजन है तो, है ना। नहीं तो क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 10 पर के इसके आगे कैसे करना है बताओ। ठीक है ना, कहीं कंफ्यूजन बता देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डिवाइड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं 2 मिनट लगते हैं, इसको कर ही लेते हैं ना, आंसर ही मैच कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ। इन दोनों का क्या होगा एक तरीके से? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट के तरीके से। यहाँ से कितना हो जाएगा? आई जे और के कितना हो गया? -1 -2 -3। यहाँ से कितना हो गया? -1 2 और 0, है ना। अब मैं इसको इतने से पार्ट में कर रहा हूँ, और आप एक बार आंसर चेक कर लेंगे, या कोई भी आपने चेक कर लेना। आई कितना हो गया? 0 माइनस माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6 माइनस का जे यानी कितना हो गया? 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3 प्लस का क्या करेंगे? के यानी कि कितना हो गया? -2 और माइनस, और यहाँ से कितना हो गया? 2, है ना। -2 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 ही बन गया, यानी कि अल्टीमेटली कितना बन गया हमारे पास? 6i प्लस का कितना हो गया? 3j, और माइनस का कितना हो गया? 4k। मैंने कहा क्या होता है? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा। मॉड का मतलब एरिया ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा आईजे के फॉर्मेट में। अरे 2 तो नीचे डिवीजन में है ही, तो इसका मॉड निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और नीचे 2 हो गया, है ना। यानी कि नहीं यूनिट वेक्टर वर्क उसका कन्वर्ट किया है, बस इसका मैग्नीट्यूड ये निकलेगा और 2 की वजह से डिवाइड कर दिया, है ना। और 36 और 6 और 16 और 9 कितना हो गया? 25, 5 और 6 11, तीनों तो 5 और 1 6। एक बार देखेंगे यार, अब √61/2 आंसर है क्या? यहाँ पर से कोई चेक कर सकते हैं, एक बार देखेंगे। स्क्वायर यूनिट्स, है ना, इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आंसर चेक कर सकते हैं। देखेंगे यार आंसर ये है क्या? √61/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं तीनों क्वेश्चन आज ही हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये बहुत आसान है। एरिया ऑफ पैराग्राम अभी बताया है। अरे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और अरे इन्होंने तो बहुत इजी दे दिया, सब कुछ करके दे दिया। ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड। इसमें तो सारी मेहनत ही खत्म कर दी इन्होंने। i - j और प्लस का 3k, और जो बी वेक्टर है वो कितना है? 2i - 7j और प्लस का k,
ध्यान रखना ए और बी इस बार एडजेसेंट साइड है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है ना, ये तो बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ। अब देखिए दो आ गए एमसीक्यू है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद मिसलेनियस करेंगे और वेक्टर के साथ 3D सिर्फ 9 होने की वजह से हमें बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ये कह रहे हैं वेक्टर है ए और बी, इसमें कह रहे हैं कि जो मॉड ए है वो 3 के बराबर है और जो मॉड बी है वो √2/3 के बराबर है। ये कह रहे हैं हमसे कि ए क्रॉस बी क्या है, इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी हमारा एक यूनिट वेक्टर है, जबकि थीटा यानी कि इनके बीच में एंगल क्या होगा। 4 आंसर दे रखे हैं। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो एंगल निकलवा रहे हैं। हाँ जी, ए क्रॉस बी इन यूनिट वेक्टर, तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए साइन थीटा, मगर यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या है, एक थीटा क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक वैल्यू होगी, आईजे के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो क्या आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी? 1 है ना। मॉड ए का आंसर कितना है? 3। मॉड बी का आंसर कितना है? √2/3। तो आंसर कितना आ गया? 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, 45 π/4 आंसर है ना, बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन इसमें π/4 भी है, वो कौन सा ऑप्शन है बस ये देख लेते हैं, है ना, बी ऑप्शन है ना। इसका आंसर आ गया 11 का बी वाला पार्ट। सभी समझ आया या नहीं, है ना? चलिए आरब क्लियर है विशेष। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी थोड़ा सा 9th क्लास की मेमोरी को थोड़ा शार्प कर देगा। कुछ याद आ रहा है क्वाड्रेटर चैप्टर है? चलो ये बताओ पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं? पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है कैसे? छोटे वाले एंगल 90 नहीं सिर्फ When both opposite sides are तो वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, वो रेक्टेंगल में भी होती हैं। पैरेललोग्राम को सही कहा इन्होंने, अरे पैरेललोग्राम का कोई एंगल एक क्या दिखा दो, 90 डिग्री। देन हाँ वही कह रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसे टिल्ड फिगर होती है, झुकी हुई फिगर होती है। बाकी सब कंडीशन तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल सेटिस्फाई करता है। केवल इस फिगर को मैं सीधी कर दूं थोड़ी सी तो क्या बन गया? रेक्टेंगल इन पैरेललोग्राम एनी वन एंगल। अरे सपोज करो मैंने इसको 90 प्रूव कर दिया था, अपोजिट एंगल सी होने की वजह से भी कितना हो गया 90। इन दोनों का सम कितना होता है 180। ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90। अरे ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90। तो प्रॉपर्टी बन गई इन पैरेललोग्राम इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट बिकम्स ए रेक्टेंगल। हाँ ये एक पैरेललोग्राम है, बस उसके आंसर देना, मेरे उसको रोम्बस प्रूव करना है। बीच वाला एंगल से डायगोनल बनाओ फिर तो बीच का एंगल। अरे नहीं ऐसा नहीं करते कुछ भी। इन पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट बिकम्स ए रोम्बस। क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में केवल इसका ही फर्क होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, है ना। अगर मैंने यही है, बस हल्की सी शेप मतलब ऐसे बनाऊंगा, स्क्वायर को टेढ़ा कर बस बस स्क्वायर को टेढ़ा करना, मैंने चारों साइड इसमें इक्वल दिखाई पड़ेगी आपको, है ना। तो अगर मैंने इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी तो सारी साइड इसकी अपने आप इक्वल हो जाएंगी। और रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करना है तो 90 डिग्री प्रूव कर दो, है ना। चलिए इनकी क्लास भी होती है अकाउंट्स की, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ, है ना। मतलब अच्छा ये बताओ क्या पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल कह सकता हूँ क्या मैं एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकता हूँ? रेक्टेंगल कह सकता हूँ? No, sir. नहीं कह सकता। नहीं कह क्या मैं सकते। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं। बस हो गया क्वेश्चन, ये करना है ना, हो गया क्वेश्चन। जरा पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस लॉजिक बता रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं पूरा। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये क्या दे रखा है हमारे पास? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है? ए बी सी डी। जहां ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं i माइनस का i प्लस 1/2j और प्लस का 4k, ऐसे ही बी के, ऐसे सी के, ऐसे ही डी के। हमें क्या निकलवाना है इसका? एरिया। अब मैंने बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने मॉड ऑफ
ए क्रॉस बी, कुछ याद आया अभी? हाँ सर। और मैंने कहा ये रेक्टेंगल है, क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब लॉजिक क्या बन गया? अरे कोई भी तो एडजेसेंट साइड ले लो इसकी, यानी कि क्या लेके चलेंगे? अब ये अपोजिट बोलते हैं ना, यहाँ तो जीरो आ जाएगा नहीं तो, है ना? तो यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? ए बी वेक्टर ले लिया क्रॉस ए डी ले लिया, बिल्कुल सही। अब ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस बी माइनस, क्योंकि सब वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए करके। ए डी कैसे निकलेगा? डी माइनस ए करके। उसको डिटरमिनेंट तरीके से सॉल्व करोगे, उसका क्या निकलेगा? एक क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा आंसर है। क्लियर है मेरी बात? ये चलो ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मिसलेनियस करेंगे। कोई डाउट्स आपके हैं तो वो अभी डाउट क्लियर करते हैं ना। हाँ यार, अब आपके कोई डाउट्स हैं क्या? सभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी चीज को लेके? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि इसकी मिसलेनियस भी खत्म की जाए, और 3D 1-1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्सरसाइज मुश्किल से आधे घंटे में, समझिए पहली एक्सरसाइज आधे घंटे में खत्म हो जाती है 3D की, और दूसरी एक्सरसाइज लाइन वाली है, सिर्फ लाइन ही लाइन समझाना है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? नहीं 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 आता, मगर मिसलेनियस लेवल थोड़ा सा हल्का सा आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि सब कुछ मर्ज होके आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है मिसलेनियस आपको, बाकी कुछ ऐसा खास नया है नहीं। हाँ जी, अब अपने है ना डाउट्स हैं तो सबसे हम डिस्कस करेंगे आपके। सर मेरी और- एक और क्लास में लीव कर सकता हूँ? हाँ आप लिख कर, आपके कोई दिक्कत किसी की, आप दोनों की? देखो कोई पूछना तो बताओ, और कल आ रहे हो तो कल भी आने को तैयार है हम तो, मगर है ना डाउट्स आप आने चाहिए ना।